अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 15 मिनट के लिए इस देश का गृह मंत्री बना दो, 15 मिनट के लिए अगर गृह मंत्री बना दो, तो आप देखो कि क्या पाकिस्तान का हालत होता है। और इस शेर के साथ कि मुझको हिंदू से गरज है न मुसलमान से गरज, एक इंसान हूं इंसान से मिला दो यारो, फर्क बाकी न रहे गीता व कुरान में कोई, हो सके तुमसे तो ये काम बना दो यारो। इस आवाज में आवाज मिलाने के लिए आपके चंपारण का बेटा, आपके चंपारण के शेर को, चूंकि वक्त की कमी है और मुझे जैसा आदेश हुआ है कि सदर साहब को दिल्ली भी जाना है, तो मैं आपकी तालियों की आवाज से ये पता चल जाना चाहिए कि हमारे बीच में आपके चंपारण का बेटा राणा रणजीत सिंह को मैं दावत दे रहा हूं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें इस हिंदू भाई का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू कबूल करें। और सबसे पहले मैं ढाका की जितनी मेरी माताएं और बहनें बैठी हैं, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और तमाम मेरे गार्जियन, अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं सुबह 10 बजे से, तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बार चाहता हूं कि एक बार आप अपने लिए ताली बजाएं। ये इंतजार हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे थे। हम लोग के शेर, हम लोग के लिए गर्व का विषय, हमारे पार्टी, हमारे देश के लिए एक मिसाल कायम करने वाले ऐसे हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आगमन हुआ, जिसकी प्रतीक्षा हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे थे। आज ये मुकम्मल हुआ। इस सब के लिए आप सब लोग इस आज के दिन के लिए बधाई। और एक क्रांतिकारी दिन, एक ऐतिहासिक दिन, हर पार्टी के लोग, हर इलाके के लोग, बड़े बड़े नेताओं, चूंकि चुनाव भी सर पे है, तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि ढाका में जो जलसा होने वाला है इसके बाद क्या होगा, इसके अगल बगल जो विधानसभा है उसका समीकरण क्या बनने जा रहा है, इसकी चर्चा हर चौक चौराहे पे हो रही है। एक मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, कुछ साल पहले आपके एक सांसद थी जिन्होंने कहा था कि ढाका मिनी पाकिस्तान है, आप सबको याद होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि वो सांसद या उन सांसद के जो लोग हैं उन तक ये आवाज जाए कि जितना एक एक हिंदू यहाँ का हिंदुस्तानी है, इस देश भक्ति का जो है एक मुजाहरा हम लोग पेश करें। मैं हिंदुस्तान कहूंगा, आप जिंदाबाद करेंगे। कोई भारत माता की जय कहता है, कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद करता है, कोई अपने अंदाज में अपने देशभक्ति को अपने सामने पेश करता है, सबका अंदाज अलग है, लेकिन देशभक्ति वही है। तो मैं एक बार ढाका के आवाम से आग्रह करता हूं कि मैं हिंदुस्तान कहूंगा, आप जिंदाबाद करेंगे। और ये गिनती जो है हम लोग गिनने का प्रयास करेंगे, कितने लोग हम लोग उपस्थित हैं। आप लोग तैयार हैं? उस सांसद को जवाब देने के लिए तैयार हैं जिसने कहा था कि ढाका मिनी पाकिस्तान है? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हमारे अपने भी मसले हैं। आज हम तिरंगा लेकर के आए हैं, 2 दिन पहले हम काला झंडा लेकर के आए थे। वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बात, जो संविधान का उल्लंघन करते हुए फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट ऑफ इक्वलिटी, जिसकी बात हमारे सदर कहते हैं, जो बैरिस्टर भी हैं, मुझे लगता है जितना अध्ययन वक्फ बोर्ड करके लेकर के किया है हमारे बैरिस्टर साहब ने, उतना किसी ने ही नहीं किया है। तो काला झंडा भी हम दिखाएंगे। और जब वक्त आएगा, जब हमारे दुश्मन ये चाहेंगे कि कश्मीर में धर्म के आधार पे हमारे भाइयों को मारेंगे और मार करके पूरे भारत में हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा करके, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई ताकत नहीं है कि वो हिंदुस्तान का मुकाबला कर सके। केवल एक ही उन्होंने सोचा कि हिंदू मुसलमान करके हमें आपस में लड़ा करके हमारे देश में जहर फैला करके वो हमें हरा देंगे, हमें बर्बाद कर देंगे। लेकिन हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे नेता, हिंदू समाज के भी कई नेता, उन्होंने आकर के पहल किया और फिर से ये साबित किया कि एक एक मुसलमान इस देश का उतना ही भक्त है। पुराना इतिहास है, इंडिया गेट पे आपका नाम दर्ज है। आपकी जनसंख्या तब भी कम थी, लेकिन जितना जनसंख्या आपके इंडिया गेट पे लिखा हुआ है, आपके शहीदों का नाम लिखा हुआ, दोबारा नौबत आएगा तो ढाका नहीं, पूरे देश का एक एक मुसलमान सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है। तो आज जब देश की बात आएगी, बाहरी से लड़ने की बात आएगी, आतंकवाद से लड़ने की बात आएगी, तो हमारा पूरा देश याद रखेगा, एक रहेगा और मुकाबला करेगा। ये जो कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने रखा, जिसका नाम हम लोगों ने रखा आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी साहब का जिहाद। जिहाद शब्द एक उर्दू का बड़ा खूबसूरत शब्द है, जिसको हम अक्सर लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जिहाद का मतलब लव जिहाद, गलत तरीके की बातें। जिहाद का असली मतलब होता है किसी भी नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, संघर्ष करना, कुछ गलत हो रहा हो उसके खिलाफ संघर्ष करना, तो एक जिहाद है। जिस तरीके से हमारे सदर
पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, एक एक बात कह रहे हैं, वो हिंदुओं का भी गर्व से सीना फूल रहा है। वक्फ बोर्ड की बात आएगी, मैं एक हिंदू समाज का लड़का हूं, जब मैं अपने मंदिर में, मैं हिंदू होकर के जब मैं अपने मंदिर में किसी को कबूल नहीं करूंगा, किसी मुस्लिम भाई को, तो मैं कैसे अपने मुसलमान भाइयों के जमीन पे और वक्फ पे कहूंगा कि आप हिंदुओं को रखिए? ये बिल्कुल नाइंसाफी है। हम आपके साथ खड़े हैं उस मसले पे। एक एक हिंदू जो किसी पार्टी का सर्टिफाइड हिंदू नहीं है, एक सेकुलर हिंदू है, जिसने ये कसम लिया है कि भाई देश की एकता को बचा करके रखेंगे, किसी पार्टी के लिए, अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हम उसके लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। मैं चुनाव लड़ा लोकसभा का, आप सबका मुझे बहुत साथ मिला। मैं 20 दिनों में टिकट लेकर के आया। आपके सामने मैंने हमेशा इस बात को रखने का प्रयास किया। कई लोग इल्जाम लगाते हैं कि मेरे भाई भाजपा से आते हैं। मैं 20 दिनों में अपने आप को साबित नहीं कर पाया, शायद इसलिए चुनाव में अच्छा वोट होते हुए भी कहीं ना कहीं हमारे संगठन कमजोर था। सीमांचल के बाहर हम उतने मजबूत नहीं थे, तो थोड़ा सा संगठन और हमारे लोग बिखर गए। 20 दिनों में मैं समझा नहीं पाया, लेकिन पार्टी ने मेरे समर्पण को देखा, मेरे त्याग को देखा, मेरे संघर्ष को देखा। हमारे बिहार के सदर अख्तर उल ईमान साहब, जिनको हम लोग आदर्श मानते हैं, आज सिद्धांत विहीन राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति आपके बीच बैठा है जिसको करोड़ों रुपए का ऑफर मिला, मंत्रालय का ऑफर मिला, लेकिन उस व्यक्ति ने ठोकर मार दिया मंत्रालय को और उस पद को। तो आज के सिद्धांत विहीन और भी बिहार के जो पलटू राम और ऐसे ऐसे लोगों के लिए जाना जाता है, उस जगह से एक ऐसा विधायक, एक ऐसा वफादार व्यक्ति जिसके नाम के पीछे भी ईमान है और ईमान का पक्का है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर काम करना मेरे लिए गर्व का विषय है। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप तो सियासी परिवार से आते हैं, सीताराम बाबू आप सब लोगों से जुड़े रहे, लंबे टाइम तक आपके मंत्री रहे, सांसद रहे, तो कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो मैं उनको यही जवाब देता हूं कि आप वक्त का इंतजार करिए। मैं सियासी परिवार से आता हूं, मैंने इस पार्टी की ताकत को देखा है। बाकी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन इस पार्टी में दीवाने होते हैं, और उन दीवानों की दीवानगी मैं कल रात से देख रहा हूं। कोई गया से आ रहा है, कोई रोहतास से आ रहा है, हर जिला से, सीमांचल के मेरे जितने भी अतिथि आज आए हैं, तो ये दीवानगी है इस पार्टी की। और मुझे मालूम है कि अब मैं आपका विश्वास जीत चुका हूं। मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूं। चाहे लहन ढाका का मुद्दा हो, जहां पूरे गांव के साथ अन्याय किया जा रहा है, उसका सवाल लहन ढाका का किसी ने उठाया तो अख्तर उल ईमान साहब ने उठाया। एक दलित के बेटे को बिजली विभाग ने प्रताड़ित करके उसका सुसाइड करा दिया, उसका मर्डर हो गया गलत बिजली बिल वसूलने के क्रम में, उसका सवाल किसने उठाया? अख्तर उल ईमान साहब ने उठाया। आज मात्र हमारे पास एक विधायक है, इसलिए हम हर मसले को नहीं उठा पाते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप लोग का आशीर्वाद हमें मिलेगा तो बिल्कुल अगला सरकार जो बिहार में बनेगा बिना AIMIM के सपोर्ट के नहीं बनने जा रहा है। 4 विधायक हमारे थे, 5 विधायक थे, 4 को आपने तोड़ा है। विधायकों को तोड़ा था, तौसिफ भाई हमारे उपस्थित हैं, तो आपने विधायकों को तोड़ा, जनता को नहीं तोड़ा है। और हमारे बड़े भाई आदिल हसन साहब, हमारे यहाँ के अभिभावक नसीम अख्तर साहब, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस पार्टी में जोड़ने का काम किया। मैं इस पार्टी के भविष्य को देख रहा हूँ। बिहार की राजनीतिक करवट ले रही है, बदलाव होने जा रहा है, एक नया समीकरण जो है गढ़ रहा है बिहार, जिसमें सभी जाति धर्म को लेकर के चलना है, लेकिन एक नया समीकरण बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जैसा हमारी पार्टी का नारा है, जय मीम जय भीम, और साथ में हम लोगों ने जय राजपूताना को भी जोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि राजपूत समाज भी आज प्रताड़ित है। आज एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है, इतने सारे सांसद बिहार से हैं। तो निश्चित रूप से मेरे राजपूत भाई और जो मेरे हिंदू समाज के लोग हैं, जो राजनीति को समझते हैं, राजनीति और चुनाव जीतने के लिए समीकरण की जरूरत पड़ती है, तो निश्चित रूप से अगर आप किसी की सेवा करते हैं, उसके दिल में जगह बनाते हैं, तब जाकर के चुनाव में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो परिवार बन करके वो आपके लिए काम करता है। ये वक्त आप लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके घर का बेटा हूँ, आपका भतीजा हूँ, हम तो रूबरू होते रहेंगे, हम लोग बात करते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना समय भी अपने सदर साहब को दूं। एक बार मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शिवहर के हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिसबाउल हक साहब का, सीतामढ़ी के हमारे जिला अध्यक्ष जहांगीर साहब का, मुजफ्फरपुर से आए हमारे मुकीम भाई का, अफरोज भाई का, और तमाम हमारे जो संगठन के लोग हैं, परवेज भाई, मासूम भाई, और लगातार कल से उनेस भाई से लेकर के तमाम ऐसे लोग, लंबी लिस्ट है।
तो अभी मेरे पास समय का अभाव है और मैं चाहता हूं, गर्मी बढ़ रहा है तो ये गर्मी और बढ़ेगा जब हमारे सदर साहब आपके सामने आएंगे और जिहाद का मतलब आपको समझाएंगे। और थोड़ा सा जो मैंने जवाब उस एमपी साहब को दिया है जिसने इस आपके इस पावन धरती को मिनी पाकिस्तान कहा था, तो बिल्कुल हम लोग उसको करेंगे। एक छोटा सा मैसेज मेरे एक चाचा ने दिया था, तो मैं चाहता हूं उस मंच में आपको दूं। इस पार्टी में जब 15 मिनट की बात आती है तो बड़ा चर्चा होता है, तो मैं चाहता हूं कि वो 15 मिनट, मेरे एक चाचा है जो मुझे चाय पिला रहे थे कल, उन्होंने कहा था कि जरा सदर साहब आएंगे उनको कहिएगा ये बात, मेरी तरफ से मैसेज दीजिएगा। तो उन्होंने यही मैसेज दिया कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 15 मिनट के लिए इस देश का गृह मंत्री बना दो, 15 मिनट के लिए अगर गृह मंत्री बना दो तो आप देखो कि क्या पाकिस्तान का हालत होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मुझे पूरा विश्वास है जो वादा हम लोगों ने किया था, पार्टी ने मेरे समर्पण को, मेरी मेहनत को, मेरे इसको जज्बे को स्वीकारा। हमारे अख्तरुल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब जो मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा। ढाका के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ बुलाने का प्रयास किया और एक नौजवानों को छोटी सी एक सीख के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि राजनीति में सब्र बड़ा जरूरी होता है। लोगों ने सोचा कि मैं चुनाव हारूंगा या जीतूंगा, मैं पार्टी को बदल लूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मेरी पहचान बनी। और आज मैं हर बार यही कहता हूं कि किसी भी बेटे की पहचान उसके पिता से होती है। मेरे पिताजी आरजेडी से रहे, आजीवन सेकुलर रहे, और आज वो जिंदा रहते तो मोदी के खिलाफ ही बोल रहे होते। मेरे भाई साहब बीजेपी के विधायक हैं और हमारा विचारधारा अलग है। मैं अपने पिताजी के विचारधारा पे चलता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि अब कम से कम मेरी सेवा को देख करके, मेरी निष्ठा को देख करके अब ये मानेंगे कि मेरे रगों में मेरे पिताजी का खून दौड़ता है और मैं वही सेकुलर सीताराम बाबू का बेटा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।